खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ जरी जलील। नाजरीन, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी है भक्कर की रिहायशी एक खातून की। 2015 अक्टूबर की एक सुबह थी। वो अपने घर से गई और करीबी जंगल में कुछ ज़रूरी काम से गई। जब वो जंगल में पहुंची तो वहाँ पर एक हसन खान नामी शख्स पहले से मौजूद था। हसन खान ने उस लड़की को, जिसकी उम्र उस वक्त 24 साल थी, उसको बंदूक दिखाई और उसको कहा कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो लड़की सहम गई और वो कुछ ना कर सकी और हसन खान ने पिस्तौल के ज़ोर पर उस खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। खातून जब वहाँ से वापस आ रही थी तो हसन खान ने धमकी दी कि अगर ये बात तुमने जाके घर बताई तो मैं तुम्हारे भाइयों को भी मार दूंगा। अब ये जो लड़की थी, इसके माँ बाप फौत हो चुके थे और वो सिर्फ अपने भाई के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और इसी डर से वो खामोश हो गई। लेकिन कुछ माह बाद उसको पता चला कि वो उस जिनसी अमल के नतीजे में अब हामला हो चुकी है। अब उसके पास कोई चारा ना रहा कि वो ये बात अपने भाइयों को बताए। तो उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई, जिसने ये फ़ैसला किया कि वो इस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएंगे और नतीजतन एक मुकदमा 2015 अक्टूबर में दर्ज हो जाता है। और इसी दौरान उस लड़की जो है वो एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। अब ये सबूत मौजूद थे कि जो बच्चा पैदा हुआ था उसका जो बायोलॉजिकल फादर था वो हसन खान ही था, जिसने जिसने उस लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। इन तमाम सबूतों की रोशनी में जो ट्रायल कोर्ट है वो 2017 में हसन खान को रेप का मुजरिम करार देते हुए उसको 20 साल कैद की सज़ा सुनाती है। लाहौर हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखती है। लेकिन फिर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में इस मुकदमे को सुनते हैं। और जज वहां पर एक और नुक्ता उठा देते हैं और वो नुक्ता ये था कि जब इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही थी तो इसने शोर क्यों नहीं मचाया, इसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात क्यों नहीं थे और इसके कपड़े क्यों नहीं फटे। जज साहब को ये बताया गया कि ये वाकया बंदूक की नोक पर हुआ था, बंदूक के जोर पे हुआ था। उस खातून को जान से मारने की धमकी दी गई थी और वैसे भी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में इस तरह के अमल के बाद लड़कियां आमतौर पे खामोश हो जाती हैं और बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट करने की, और ख़ास तौर पर जब ये वाकया भक्कर जैसे पसमानदा इलाके में हुआ हो। बहरहाल जज साहब ने इस दलील को नहीं माना और उन्होंने ये हुक्म दे दिया कि ये मामला रेप का नहीं, जिनसी ज़्यादती का नहीं, बल्कि ये ज़िना बिल रज़ा का मामला है। और जज साहब ने करार दिया कि वो इस केस में से ज़िना की यानी रेप की दफ़ात को हटा रहे हैं और उसकी जगह मुजरिम को वो फॉर्निकेशन के जुर्म में सज़ा दे रहे हैं। और इस तरह उन्होंने 20 साल की सज़ा को कम करके 5 साल कर दिया। नाज़रीन, ये अपनी नौयत का कोई पहला फ़ैसला नहीं है। इससे पहले जस्टिस मलिक शहजाद ने इसी तरह के 2 और मुकदमात में जिनमें मुजरमान को रेप के तहत सज़ा हो चुकी थी निचली अदालतों से, उनकी रेप में दी गई सज़ा को ख़त्म करके उसको फॉर्निकेशन में चेंज कर दिया और कहा कि ये जो मामला था ये बाहमी रजामंदी से हुआ था उन 2 केसेस में भी। तो ये तीसरा अब इस तरह का एक केस सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, तंजीमें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं और वो इस तरह के फ़ैसलों के आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के फ़ैसलों से हम उस दौर में, ज़ियाउल हक़ के उस दौर में वापस जा रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ क़वानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता था। और वो ये कहते हैं कि ये अगर अब्यूज़ ऑफ लॉ जारी रहा तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में मेहनत की गई है, जितनी उस हवाले से तरक्की हुई है, जो इस्लाहात आई हैं, उन सब पर पानी फेर दिया जाएगा। इसलिए वो सारी तंजीमें हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, इसके जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन दायर करे और बहुत भरपूर मुज़ाहिमत करे इस तरह के फ़ैसलों की, और अदालत को कहे कि वो ये अपना फ़ैसला वापस ले, क्योंकि इस फ़ैसले की जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। इसी फ़ैसले में 3 रुकनी जो बेंच था उसमें एक जज साहब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने भी इख्तिलाफ़ी नोट लिखा और उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ी नोट में वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान जैसे मुआशरों में ख़वातीन के लिए रेप जैसे मुकदमात को रिपोर्ट करना हरगिज़ आसान नहीं होता। इसलिए अगर कोई डिले होता है
तो उसको भी कंडोन किया जाना चाहिए, बल्कि उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे अदालती नज़ीरे, अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें इस तरह के डिले को कंडोन किया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना भी गलत होगा कि अगर खातून ने शोर नहीं मचाया तो इसका मतलब है कि उसकी मर्जी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस्म पे तशद्दुद के निशान नहीं है तो इससे भी औरत की मर्जी शामिल होती है। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी रेप एक्ट में अब ये बात लिख दी गई है कि अगर जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ना हो तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि औरत की इसमें मर्जी शामिल थी। जज साहब ने यह भी कहा कि जो डीएनए का टेस्ट था वो एक बहुत बड़ा एक एविडेंस मौजूद है, और इस केस में क्योंकि एक बच्चा भी दुनिया में आ गया, इस वजह से ये नाकाबिले तरदीद सबूत है कि खातून के साथ जिनसी ज़्यादती ही हुई थी। ये जो सारा मामला है ये किस तरह से पाकिस्तान में ख़वातीन की हकूक़ को मुतासिर करेगा, इसको रिवर्स करना क्यों ज़रूरी है, इसकी आगे जाके इम्प्लिकेशंस ख़वातीन के लिए क्या होंगी, रेप केसेस में क्या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल हो सकेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है निदा अली साहिबा को, कि जो कि आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ वो एंटी रेप इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो पाकिस्तान में एंटी रेप लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करती है उसकी मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। तो निदा अली साहिबा, ये जो फैसला आया है इसमें अदालत ने जो ग्राउंड्स लिए हैं रेप के केस को फॉर्निकेशन में चेंज करने में, उसमें उन्होंने कहा है कि खातून ने मुज़ाहिमत नहीं की, उसने शोर नहीं मचाया और उसने 7 महीने का डिले किया एफआईआर दर्ज कराने में, और उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे। तो आपके ख्याल में कि जिस तरह के हालात में ये वाक़या होता है, क्या हर औरत इस तरह से रिएक्ट कर सकती है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये तीसरी जजमेंट है जिसमें रेप ऑफेंस को कन्वर्ट किया गया है फॉर्निकेशन में। तो आप देखें ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो, बाकी तो अगर आप बारीकियों से देखें कि 7 महीने की डिले थी, ह्यू एंड क्राई रेज नहीं किया गया, या इस तरह की बातें हैं कि कोई रेजिस्टेंस के बॉडी पे मार्क्स नहीं थे, ये इनका तो अलग जवाब बनता है। वी हैव अ लॉट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जिसमें वो कहते हैं कि डिले इन मामलों में, बिकॉज ऑनर अटैच होता है औरतों के साथ, तो डिले इन मामलों में उसके रीजंस होते हैं और समझी जा सकती है, और ये एक्सेप्ट किया गया है हमारी जुडिशरी ने, वैलिड रीजन फॉर डिले। जहाँ पे ये फॉर्निकेशन का मामला है कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ये तो मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है सीधी सीधी। क्योंकि हमारा जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 2003 सी का जो शिक है, वो कहती है कि नो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच इश्यूज एक्सेप्ट द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो आप देखें कि जहाँ पे ये 3 जजमेंट्स आई हैं, मैं तीनों को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है। और ये तीनों एक ही जज साहब, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने डिलीवर की हैं, ये तीनों जजमेंट्स। हाँ जी। और देखें, और 2 इसमें डाइसेक्टिंग नोट है, एक मोहम्मद इमरान के केस में और ये सैयद तैयब शाह के, एक में जस्टिस आयशा मलिक का है और एक में जस्टिस पनहर का है। दोनों डाइसेंटिंग नोट्स आर वेरी जेंडर सेंसिटिव, उन्होंने बहुत अच्छे बातें की हैं, लेकिन जिस बात से मुझे हैरानगी होती है वो ये है कि किसी ने ये मेंशन नहीं किया कि 2003 सी को, कि यहाँ पे ये चीज उठाई नहीं जा सकती। 203 सी, हाँ जी, 203। 203 सी, सॉरी अपॉलोजीज। तो उसका किसी ने भी मेंशन नहीं किया है, हालांकि उसकी भी जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है। एक मलिक नदीम का है, उन्होंने कहा है कि ये मैंडेटरी, एक लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने दे दिया था फॉर्निकेशन की सजा, तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोसीजर है 203 का, ये मैंडेटरी है, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। और 2 और पेशावर की जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, जो कि उन्होंने भी अपहोल्ड किया है कि ये मैंडेटरी प्रोसेस है। तो आप देखें कि हाई कोर्ट जबकि रिकग्नाइज कर रहा है कि ये आउट ऑफ द ब्लू रेप कन्विक्शन को ओवर, ना कि आप सिर्फ ओवरटर्न कर रहे हैं, बल्कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एन ऑफेंस ऑफ फॉर्निकेशन, और बाईपास आप प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जो हमारे जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान का, जिनको विजडम पे पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देखता है, उन्होंने 203 का शिक का कोई एक्नॉलेज ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। तो ये एक मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है विच इज अनफॉर्चुनेट एंड विच सेट्स अ वेरी डेंजरस जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर रेप केसेस। आपने कहा कि एक तो बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होगा, लेकिन दूसरा ये कि अब अगर आपने एक बंदे को फॉर्निकेशन में सज़ा दे दी है
तो अब तो कोई भी शख्स उठ के इस केस की जो मुद्दईया खातून थी उसके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर सकता है, तो उसकी अपनी भी जो सिक्योरिटी है वो भी तो एट रिस्क चली गई इस जजमेंट के बाद। मिस यूज ऑफ लॉ तो बड़ा आसानी से हमारे हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। तो एक तो उसके खिलाफ ये भी हो सकती है, बिल्कुल प्राइवेट कंप्लेंट, इसका एक मैकेनिज्म है जिना का। लेकिन आप देखें इन सारी जजमेंट्स का जो पैटर्न है उसमें क्या है, क्योंकि वो ये चीज जो है पुलिस ने चालान नहीं की थी, तो और इसने अपना डिफेंस नहीं पेश किया हुआ, तो इसलिए उसको हम सजा नहीं दे सकते। और ये एक किस्म की जिस तरह एक मर्सीफुल एक्ट ऑफ द जजेस आ रहा है, हालांकि इसका मुद्दा ही, इसका बेस ही नहीं है, ये इसकी फाउंडेशन ही नहीं बनती इस चार्ज की। और सबसे आप मैं मानती हूं कि एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर केस में, और अगर एविडेंस स्टैंड नहीं करी रेप कन्विक्शन के लिए, तो ठीक है, जजेस मुलजिम को इक्विट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इसके गलत सजा मिली है तो इसको इक्विट कर दें, बट टू गो 2 steps forward to give a conviction of fornication is actually setting a very dangerous precedent. Again I repeat is because आप देखें जो सेक्सुअल वायलेंस है वो वैसे ही पूरी दुनिया में अंडर रिपोर्टेड होता है, और खास तौर पे पाकिस्तान में, बिकॉज ये स्टिग्मेटाइज्ड है, औरतों की इज्जत का सवाल होता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम इसके साथ ऑनर को अटैच करते हैं। और आप उसके बाद जाके अगर ये दे देंगे इस तरह की, और आपका हमारा देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू डिग्निटी, तो उसको सबसे पहले वायलेट किया जा रहा है। तो अगर आप इन केसेस में जाके एक बिल्कुल ही चार्ज ही चेंज कर देंगे जिसका एक लीगल बेसिस नहीं है, तो आगे कितनी औरतें आएंगी जिनके साथ ये हादसात पेश आते हैं? कोई सर्वाइवर नहीं आएगी, क्योंकि सेशन कोर्ट में भी सजा मिल गई, हाई कोर्ट से भी सजा मिल गई, और सुप्रीम कोर्ट एक लूज कैनन निकल आया है जो उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर रहा है, बेबुनियाद सजाएं दे रहा है। तो ये तो पहले ही जो अंडर रिपोर्टेड है, मुझे तो लगता है कि आगे ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा, कोई भी सामने नहीं आएगा। अच्छा नितिन साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे कि विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट काफ़ी इस पे आउटरेज का इजहार उन्होंने किया जब ये जजमेंट अनाउंस हुआ कल, और उन्होंने ये कहा, इंक्लूडिंग आपने भी काफ़ी इसके ऊपर एक्सप्रेस किया, लेकिन बात ये की जा रही है कि हम पीछे जा रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, ज़ियाउल हक के एरा में जा रहे हैं। तो उस ज़माने में जो हदूद ऑर्डिनेंस लाई गई, लॉ ऑफ एविडेंस, उससे रिमाइंड कराया जा रहा है इस पर्टिकुलर जजमेंट, और पिछले 2 भी जो आपने कहा, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? आर वी एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड्स, या इज दिस जस्ट अ वन ऑफ? नहीं जी, वन ऑफ तो नहीं है, अब ये तीसरी बार हो गया है। एक लाहौर हाई कोर्ट में भी मैरिटल रेप की, वो एड्रेस दैट लेटर। आप देखें कि 2006 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कानून लाए थे, उसमें यही किया था कि रेप को और जिना को अलग कर दिया गया था, क्योंकि जो औरतें रेप की कंप्लेंट लेकर जाती थी और इस्टेब्लिश नहीं कर पाती थी कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उनको जिना के अंदर, हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर सजा दे दी जाती थी, और ये एक बहुत जुल्म होता था ऐसी ऐसी औरतों के साथ। एक डिफरेंटली एबल्ड भी थी खातून जिनको जिना का दे दिया गया था। तो 2006 ने जो इन चीजों को अलग किया था और इसका एक सेपरेट मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट बनाया था, अब आप देखें कि वो तो एक किस्म का रोल बैक हो गया। और अब आप वो चीज जो कि एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको आप बिल्कुल साइडलाइन करके आप इतना ज्यादा इस चीज को कॉग्निजेंस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये तो क्योंकि रेप एस्टेब्लिश नहीं होता, क्या पता इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है वो वीक हुई हो, या जिस तरह टेस्टमनीज रिकॉर्ड हुई है वो प्रोसीजरल लैप्सेस हो जिसकी वजह से ये नहीं इस्टेब्लिश हो सक रहा, उसको नजरअंदाज करके आप कह दें कि ये फॉर्निकेशन है, तो ये तो बहुत ज्यादती है। और आप देखें कि एक जगह जज साहब ने ये भी कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट की इसमें बात की गई है। अब ये तो मिस एप्लीकेशन नहीं है, ये तो सीधा सीधा है कि आपको कानून का पता ही नहीं है, क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक की लैंडमार्क जजमेंट है, जिन्होंने उसको थ्रू जुडिशियल ऑर्डर बैन किया था। फिर जब एंटी रेप लेजिस्लेशन आई थी 2021 में, तो उसमें भी वो बैन कर दिया गया था। तो उसमें आप हम कानून शहादत के अंदर किसी सर्वाइवर का प्रीवियस कैरेक्टर नहीं ला सकते कि वो हिबिचुअल उसकी कोई हिस्ट्री है। तो एक तरह से ये वायलेशन ही हो रही है एंटी रेप एक्ट की।
राइट ऑफ डिग्निटी औरतों का पामाल हो रहा है। आप देखें कि जब कानून कहते हैं ना उनका प्रीवियस कंडक्ट बीच में आएगा, ना उनकी प्रीवियस हिस्ट्री आएगी, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो सकती। और क्लियरली इसमें टू फिंगर टेस्ट भी मेंशन्ड है उसका। आप मोहम्मद इमरान वाले केस में भी कि उस पे के एक प्रायर कंप्लेंट थी उसके खिलाफ इंडिसेंट बिहेवियर की। यस जबकि एक वुमेन सेंट्रिक कानून बन चुका है, एंटी रेप लेजिस्लेशन इज वेरी सेंसिटिव टू वुमेन, और एंटी रेप कमेटी ने बहुत काम किया है। स्पेशल जजेस, प्रोसिक्यूटर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स किए हैं, हर जगह बनाए हैं, एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाए हैं। कन्विक्शन रेट 2.5 से 5% पे आया है। तो ये तो सारा रोल बैक हो गया है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री ने अच्छा ये डिसीजन। निदाली साहबा, जब ये पिछला फैसला आया था मोहम्मद इमरान वाला केस में, उसमें भी हमने आपसे बात की थी और आपने तब भी कहा था कि इस फैसले को रिवर्स होने की ज़रूरत है, और आपने जोर दिया था कि इसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि वो रिव्यू में जाए। लेकिन उस केस में भी हुकूमत रिव्यू में नहीं गई, और इस केस में भी अभी तक जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत इस तरह के केसेस को ओवरटर्न कराने के लिए, उस प्रेसिडेंट को ना बनने देने के लिए संजीदा क्यों नहीं है? ये तो बिल्कुल मुझे बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये एक, लाइक आई सेड, के एक सीरियस पैटर्न बन गया है। और हमारी कॉमन लॉ कंट्री है जिसमें हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बहुत वेटेज होती है कि एक अच्छा फैसला 10 और अच्छे फैसले लाएगा, एक बुरा फैसला विल ओपन द गेट फॉर मोर डिसीजंस लाइक दिस। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने पिछले 2024 के भी फैसले पे हमने कोशिश की थी कि विक्टिम को हम लीगल एड दें और हम रिव्यू में जाएं, लेकिन ऐसे केसेस में विक्टिम या सर्वाइवर्स जो होती हैं वो आगे आने को तैयार नहीं होती, क्योंकि काफी ये ट्रॉमा से गुजर चुकी होती हैं। और जब आपको सबसे हायर जुडिशरी आपको इंसाफ ना दे, तो फिर आप बहुत आपका डिसहार्टन हो जाते हैं आप। तो फिर हमने प्रोसिक्यूटर जनरल को रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनका लोकस स्टैंड बनता था कि आप रिव्यू में जाएं, और हमें ये उन्होंने एतमाद दिया था कि वो करेंगे। लेकिन रिसेंटली जाके हमें पता चला कि वो रिव्यू में नहीं गए। तो इससे यही पता चलता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सीरियसली। इट इज doesn't appear to be their priority. Or coming from a country which has very good legislation to protect women, unfortunately the implementation of that legislation तो पहले ही वीक थी, तो अब तो उसकी मिस एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। देखिए, एंटी रेप एक्ट 2021 जब आया, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जो कि हमारी अदालतों में बहुत आम थी, जिस तरह ख़वातीन की करैक्टर असैसिनेशन होती थी, उनके माजी के हवाले से जो बातचीत होती थी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया उस एक्ट के तहत। आपको नहीं लगता कि ये जो तवातुर से ये 3-4 ऐसी जजमेंट्स आ चुकी हैं, अब एंटी रेप एक्ट जो है उसमें तरमीम करके ये बात लिख देनी चाहिए कि अगर कोई रेप का केस है तो उसको किसी सूरत फॉर्निकेशन में ट्राई नहीं किया जा सकता एट द अपील स्टेज? क्या इन जजमेंट्स के बाद हमें अदालतों को बार नहीं कर देना चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन? देखिए, इस तरह तो हम ये जो हमारा एक प्रीसेट जुडिशियल माइंडसेट है उसको कहाँ कहाँ से जाके पकड़ेंगे, कितनी तरमीम लाएंगे हम। एक अच्छा कानून बन गया हुआ है, उसको अमेंड करना आसान नहीं है। जबकि एक प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करती है, कानून इज क्लियर ऑन दिस कि 203 के बावजूद नहीं हो सकता। तो हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर जजेस की ट्रेनिंग की कमी है तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइज करना चाहिए। हमें ये प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। आपने कानून शहादत से निकाल दिया है कि आप औरतों को कैरेक्टर नहीं ला सकते, आपने कह दिया। नेता साहिबा, आपने जजेस की ट्रेनिंग की बात की। हमने देखा कि एंटी रेप एक्ट आने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई, जजेस की भी करवाई, जो पैरा लीगल्स थे उनकी भी करवाई, पुलिस की भी कराई, और कहीं ना कहीं हमें उनके रवैयों में तब्दीली नज़र आ रही है। इवन के जो कन्विक्शन रेट आपने खुद बताया कि बेहतर हुआ है, बट हम इसका क्या करें कि जब निचली अदालतें तो बिल्कुल सही फैसले कर रही हैं, कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं, लेकिन जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है वो उस साइकिल को ही रिवर्स कर देगी। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो ट्रेनिंग नहीं करवा सकते ना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या ये हुकूमत को इस चीज का लेना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये वाकई आप देखें, जो एक कानून एग्जिस्ट करता है उसको नजरअंदाज करके, उसको ओवरस्टेप करके जुडिशियल ओवर रीच की गई है। तो हमने जब
प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और जजेस की, सेशन कोर्ट के जजेस की एंटी रेप लॉज पे बहुत ट्रेनिंग कराई है, बल्कि 2 सूबों में कराई है, पंजाब में और केपी में। और हमने देखा है कि हमारी ट्रेनिंग से रवैयों में, सोच में थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग शुरू करते थे तो सबसे पहली चीज थी कि जो कि यूनानिमस ओपिनियन था सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक्टर्स का, कि आज तक जितनी भी रेप कंप्लेंट्स आई हैं सब फॉल्स हैं। उन्होंने अपने कोई स्कोर सेटल करने के लिए ये कंप्लेंट करते हैं, जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं ही नहीं। तो जब आपकी सोच ही ऐसी हो कि ये कंप्लेंट झूठी है, तो क्या आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? क्या आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपने इस मुलजिम आपने एक कंप्लेनेंट को इंसाफ दिलवाना है, तो आप तो पहले ही आपका एक माइंडसेट बना हुआ है। तो ये तो शुरू से ही इट इज ऑल सेट अप फॉर फेलियर। अच्छा, इस सिचुएशन को अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल सिचुएशन से कंपेयर करके, मतलब हमारे SDGs का इशू है, हमारे इंटरनेशनल कवानीन है, तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा इफ़ वी कीप मेकिंग दीज डिसीजंस इन आवर कोर्ट्स? लेकिन वी आर ए सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, सीडॉ के हैं, ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है जी, उनकी बार बार आती हैं, उनकी जो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसमें कहते हैं ट्रेन योर जजेस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एट द कम्युनिटी लेवल। रिपेटिटिवली वो उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि इधर आपको अगर पूरा माइंडसेट सोसाइटी का भी चेंज करना है और आपने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी इफेक्टिव बनाना है, तो आप वो वेलकम करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हमने कानून बहुत अच्छे बना लिए हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। और आप जितनी भी उनकी स्टेट रिपोर्टिंग हमारी जो होती है और उस पर जो कमेंट्स आते हैं, आप देखें हर में लिखा हुआ है कि जजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अब ये देखें, ये केस तो जाएगा स्पेशल प्रोसीजर्स में, अगर विक्टिम ले जाएंगी तो ये तो हमारा इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब होएगा। एक जगह हमने इतने अच्छे कानून बना लिए हैं, हर चीज का, एसिड वायलेंस है, ऑनर किलिंग्स को भी हमने प्लग इन करने की कोशिश की है। हमने रेप के कानून के अंदर इंटरप्रिटेशन हो सकती है मैरिटल रेप की, तो जहाँ पे आपके पास इतने अच्छी लेजिस्लेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तो मसला जो था वो तो था ही। तो अब तो ये तो जाके जुडिशल ओवररीच जो है वो तो इन को बिल्कुल कानून को वो कर रही है, जीरो कर रही है ऑन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने मैरिटल रेप की बात की, जो अभी हाल ही में जस्टिस तारिक सलीम शेख जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी इस तरह का फैसला दिया है, उसकी इम्प्लीकेशंस को आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब क्या मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को उन्होंने नलीफाई कर दिया? देखिए, मैरिटल रेप हमारी AGHS की ना 30 साल से ज्यादा की लीगल एड सर्विसेज हैं। हमारे इस एक्सपीरियंस में आज तक कोई मैरिटल रेप की कंप्लेंट हमारे पास कोई औरत नहीं लेकर आई, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे माशरे में। हमारे जब हम ट्रेनिंग्स करते थे पुलिस वगैरह की, तो वो कहते थे कि एक बार शादी हो गई तो देयर इज कंसेंट का तो कोई मसला ही नहीं है, यू डू नॉट रिक्वायर कंसेंट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, 2 जजमेंट्स आई हैं। एक आई है अननेचुरल ऑफेंसेस हस्बैंड ने किए इन सिंध, और एक शांगला जैसे इलाके से, जिससे हमने बहुत वेलकम किया, मैरिटल रेप की कन्विक्शन आई हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में जिन जज साहिबान ने ये दी है, इट इज बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत जेंडर सेंसिटिव जजमेंट्स भी दी हैं। तो उन्होंने तो एकदम से बिल्कुल ब्लैंकेट ये कह दिया है कि जहाँ पे निकाह वैलिड है वहां पे मैरिटल रेप का सवाल नहीं बनता। इट अगर देखें, पहले तो ये गलत है। मैरिटल, हमारी जो नया कानून है वो मैरिटल रेप को करता है कवर। तो पहले तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। और अगर ये नहीं करना चाहते तो ये थोड़ी सी जेंडर सेंसिटिव जजमेंट दे सकते थे, जो जिससे ये एक पहला स्टेप होता टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज एन इशू, कंसेंट मैटर्स वेदर यू इन मैरिज और नॉट। कंसेंट हर हाल में हमारे मुल्क में कंसेंट का कोई है ही नहीं। ये आप कि जस्टिस आयशा मलिक का जो डाइसेंटिंग नोट है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंसेंट को डिफाइन किया हुआ है कि इट इज, और हमारी जो एंटी रेप लेजिस्लेशन है उसमें कंसेंट इज क्लियरली डिफाइंड। तो ये तो आप बिल्कुल, अब हमारे जो कानून है फिर उसकी शिकें जो हैं, जो प्रोटेक्शन है, उनको कम्प्लीटली नजरअंदाज कर रहे हैं और अपना कानून बना रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत तफसील से ये जो एक मुतनाज़ा जजमेंट आई है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में ख़वातीन के हवाले से, आपने उस पर बात की, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में जैसे कि हमें पता है, पहले भी केसेस आ चुके हैं जबरी फोर्स कन्वर्जन्स के।
इसके अंदर ख़ास तौर से जो टारगेट है सिंध के अंदर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ रहती है। और इनके हिंदू डोमिनेटेड एरिया ज़ाहिर है वहाँ पे जो ज़्यादा रहते हैं हिंदूज़, थरपारकर हो गया, अमरकोट हो गया, इस तरह के इलाके जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पे यूजुअली वो टारगेट होते हैं। और टारगेट यूजुअली जो होते हैं वो माइनर लड़कियाँ होती हैं। इन लड़कियों को रास्ते से अबडक्ट कर लिया जाता है, कभी स्कूल जा रही होती है या कहीं और जा रही होती है, उनको रास्ते से अबडक्ट करके ले जाया जाता है किसी जगह पर। वहाँ पे उनको यूजुअली मतलब जो प्रैक्टिस की जाती है वहाँ पे उनको अपेरेंटली फोर्सिबली कन्वर्ट पहले किया जाता है कलमा पढ़ाकर, और फिर उनका निकाह कराया जाता है किसी और ये भी यूजुअल बात है कि किसी उनसे डबल द एज ऑफ दोज गर्ल्स किसी आदमी से निकाह पढ़वाया जाता है। तो और ये माइनर होती है, काफ़ी इनकी कम उम्र होती है, यानी ये नहीं कि 17 साल या 16 साल, 13 साल भी उम्र, 12 साल 13 साल इस तरह की उम्र की लड़कियां भी उठाई जाती है, बिल्कुल बच्ची जो होती है। इनके वालिदैन बाद में आके बताते हैं कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास और दूसरे स्कूल के भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे वो प्रूव कर सकते हैं कि इन बच्चियों की एजेस जो है वो कम है, वो माइनर है। लेकिन फिर भी जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड अक्सर आके मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कहती है कि बच्ची जो है वो अपनी रजामंदी से गई है। दूसरे दिन या 1-2 दिन बाद बच्ची कोर्ट में भी आके कभी कभी पेश होकर कहती है कि मैंने अपनी रजामंदी से शादी भी की है और कन्वर्जन भी किया है। ये एक प्रॉब्लम चलता चला आ रहा है सिंध के अंदर। पिछले साल 2024 में पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत जो स्टेटिस्टिक्स उन्होंने गैदर किए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि 73 फोर्स कन्वर्जन्स के केसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए, 32 एब्डक्शंस जो कि अलग से हैं और 26 चाइल्ड मैरिजेस। ये पूरे सिंध के स्टेटिस्टिक्स है और ये उन्होंने 2024 के हैं और 2025 में उनका अंदाज़ा है कि इससे भी ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं फोर्स कन्वर्जन के। और इन ग्रुप्स जो इसके पीछे जो ग्रुप्स हैं वो यूजुअली 2 नाम पॉइंट करते हैं, एक मियाँ मिट्ठू और एक सरंदी ग्रुप है। इन दोनों की तरफ ज़्यादातर निशानदेही होती है कि ये इनके पीछे है। उनको कहा जाता है कि एक फैक्ट्री बना दी गई है फोर्स कन्वर्जन की, जहाँ लड़कियाँ ले जाते हैं अपने आस्ताने में और वहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं और किडनैप करके। प्रॉब्लम यहाँ पे पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के जो चेयरमैन और फाउंडर हैं, रिसेंटली उन्होंने एक लड़की की अबडक्शन के ऊपर, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर जब आवाज़ उठाई, उस लड़की का नाम है सोनिया कोली और वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और इसके चेयरमैन फ़कीर शिवा कच्ची, इन्होंने जब आवाज़ उठाई सोनिया पर और उन्होंने एक्यूज़ किया सरंदी ग्रुप को, क्योंकि उनको ये खबर मिली कि सरंदी ग्रुप में से ही कोई नुमाइंदा था जिसने निकाह पढ़ाया है। तो उनके ख़िलाफ़ एक फतवा जारी हुआ और उनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुई सोशल मीडिया पे और काफ़ी खौफनाक किस्म के थ्रेट्स भी आए, फ़िज़िकली भी और सोशल मीडिया पे भी। और ये सब काफ़ी परेशान भी हैं और ये समझते हैं कि इनको कहीं से भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, ना हुकूमत की तरफ से और ना दूसरे जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स असम्बलीज़ में उनकी तरफ से भी नहीं। तो हमने दावत दिया है फ़कीर शिवा कच्ची को, जो इस मामले में हमें बता सके कि क्या थ्रेट्स उनको फेस करनी पड़ रही है और इस वक्त जो फोर्स कन्वर्जन का सिचुएशन है सिंध के अंदर वो क्या है। तो वेलकम टू द शो शिवा कच्ची साहब। तो आपसे पहला सवाल हमारे ये है कि आपको धमकियाँ मिल रही थी, किस नौयत की धमकियाँ थी, कौन दे रहा था और क्यों? देखिए, ये मसला जो है शुरू हुआ सोनिया कच्ची वाले मामले से, जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ झोल से बच्ची 16 साल की बच्ची जिसे अगवा करके उसका जबरन मजहब तब्दील करने के बाद उसका निकाह कराया गया और उसपे अयाज सरंदी नामी एक बंदा था, उसने उसका निकाह करवाया। हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए उनको एप्लीकेशन हमने दी। FIR 365B की पहले थी और इसमें ही हमने सेक्शन 8 करवाने की एप्लीकेशन की थी। भाई इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसमें मुल्ला जिसने निकाह पढ़वाया और 2 गवाह और एक दूल्हा जिसने शादी की। उसके बाद शाहजहां सरंदी नामी बंदा जो कि उमर जान सरंदी और फिर अयूब जान सरंदी का रिलेटिव है। अच्छा, ठीक, उसने एक पोस्ट रखी कि भाई ये शिवा कच्ची जो है वो जो मुस्लिम बच्चियां होती हैं उनको वापस करवा रहा है, ये इस्लाम दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है। कि मैंने 1 साल पहले कोई इंडियन चैनल पे इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो उसमें कोई भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं थी या इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं थी। एक मैटर था बच्ची का, उस पर मैंने बात की थी। तो इन्होंने मुझ पे फितवा जारी की शाहजहां सरंदी ने कि ये इस्लाम दुश्मन है और मुल्क दुश्मन, मुल्क का गद्दार है। उसके बाद सिलसिला हुआ
सोशल मीडिया पे पोस्ट है। मुझे कॉल किसने नहीं की, लेकिन मेरा पीछा किया गया, मेरे ऑफिस के आगे मशकूक बंदे, मशकूक हरकतें हुई। मैं गाड़ी में अगर जाता था तो वो मशकूक गाड़ियां मेरे पीछे होती थी, मेरे घर के आगे पीछे। अभी तक वही है, वो अभी तक यही सिलसिला है। लेकिन मैंने अभी ये कि खुद को पहले से ये कि मेरे आने जाने का टाइम या वो सिस्टम हम थोड़ा चेंज किया हुआ है, और अब खुद को सिक्योर मैंने थोड़ा किया है कि क्योंकि मुझे पता है कि ये लाजिम, ये फितवा जो जारी हुई है मुझ पे इस्लाम दुश्मन की, तो लाजिम है कि ये कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ जरूर होगा। शाहजहान सरंदी वो है जो उमर जान सरंदी और रिलेटिव है। उमर जान सरंदी जिसने डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के कत्ल केस में, जिसको फिलासफी के इल्जाम में उसको पुलिस की हिरासत में कत्ल किया गया, उसकी लाश जलाई गई, वही बंदा है जिसने फितवा दी थी उसके खिलाफ। यही इब्राहिम डॉक्टर जो है अपना कत्ल हुआ, उसके खिलाफ फितवा भी उमर जान सरंदी ने दी थी। उमरकोट प्रेस क्लब के सामने उसने इनाम रखा था कि जो इसको कत्ल करेगा उसको हम इतना इनाम देंगे। ये आपने बात की डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की केस की। आपको जो डॉक्टर शाहनवाज कत्ल का केस था उसमें जिस तरह से एक बयानिया बनाया गया और जब अब आपको धमकियां दी जा रही है, आपको कोई इसमें एक कोई सेम पैटर्न नजर आता है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है ना। एक मैं नॉन मुस्लिम हूँ, वो तो एक मुस्लिम बंदा था, ठीक है ना, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसको पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया। लेकिन मैं तो एक नॉन मुस्लिम हूँ, मुझ पे फितवा जारी हुई है। ये मैं इस्लाम दुश्मनों की मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और फितवा जिस बंदे ने जारी की है वो एक पीर है, गादी नशीन है, उमर जान सरंदी, और इनका रिलेटिव है जो कि हजारों मुरीद है इनके, और लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं। अब इनकी फितवा से आपको पता है कि जब सलमान तासीर जैसे बंदे को गवर्नर था पंजाब का, उसे भी इसी फितवा पे कत्ल किया गया। तो मैं कुछ भी नहीं हूं ना, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, और एक मैं नॉन मुस्लिम बंदा हूं। वो तो मुस्लिम थे जिन पे फितवाएं जारी हुई। अच्छा शिवा जी, आप तो काफ़ी अरसे से ये आवाज़ उठा रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स पर, ख़ासतौर से फोर्स कन्वर्जन के ऊपर। पहले भी आपको इस तरह के थ्रेट्स आए हैं या ये पहली दफ़ा हुआ है? पहले हुआ है, इसी तरह हुआ था, लेकिन अभी मुझ पे पहले इस तरह से फितवा जारी नहीं हुई। मेरे खिलाफ मुहिम चली है, मेरे खिलाफ एहतजाज हुए हैं, मेरे खिलाफ बयानबाजी हुई है, लेकिन फितवा पहली दफा जारी हुई है। और ये फितवा बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे जो है, मेरे लिए या मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे लड़के मेरे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मेरे बच्चे मासूम स्कूल जाते हैं। अब हमें एक डर और खौफ सा रह रहा है कि कुछ पता ही नहीं है कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। अच्छा, आपने जो रियासती इदारों, हुकूमती इदारों को भी इस हवाले से अप्रोच किया, तो अभी तक आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आईजी सिंध से लेकर डीआईजी मिरपुखात, एसएसपी मिरपुखात, एसएसपी उमरकोट, वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, इन सबको मैंने एप्लीकेशन सेंड की हुई है। मुझे 2 दिन पहले एसएसपी ऑफिस उमरकोट से कॉल आई है। उन्होंने कहा कि आपने आईजी सिंध ऑफिस में एक कंप्लेन की थी, ऑनलाइन कंप्लेन मैंने की थी उनके पोर्टल पे, तो आप कहाँ रहते हैं, मुझसे ये पूछा। मैंने कहा मैं तो उमरकोट सिटी में, मेरा फैमिली, मेरा घर वहां पे है, मेरे ऑफिस मिरपुखात में, बस यही उन्होंने पूछा। उसके बाद अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं उनकी तरफ से, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई इस मामले पे तफ्तीश हो रही है। फ़कीर साहब, मेरी बात पीपल्स पार्टी के उधर के नुमाइंदे से हुई थी कुछ अर्से पहले, और इसी केस के हवाले से, और उन्होंने, राजेश कुमार साहब आई थिंक नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपने नाम लेके इल्ज़ाम दिया है, पहले तो वो एफआईआर अननोन पर्सनस के खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि आपने उसके ऊपर एक एक्यूज़ का नाम दे दिया, तो इस वजह से आपके ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं है इन्वॉल्व। देखें, हमने नाम किसका लिया? जिस बंदे ने निकाह पढ़वाया, और सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में मौजूद है कि निकाह पढ़वाने वाला बंदा, गवाह और जो दुल्हा है, उन पे एफआईआर में उनके नाम शामिल हो। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, तो अगर नाम लिया एफआईआर में, वो तो पेरेंट्स करवा रहे हैं, मैं थोड़ी करवा रहा हूँ। एफआईआर पेरेंट्स बच्ची के करवा रहे हैं, हम उनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। एज ए माइनॉरिटी लीडर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज बनूं। मैं 2018 से काम कर रहा हूं कि भाई इस पे जो है फोर्स कन्वर्जन वाले इशू पे कानून साजी होनी चाहिए। हमने हर जगह पे, एक 2023 में प्रोग्राम हुआ था इस्लामाबाद में, वहां ये मियां मिट्टू से लेकर सरंदी से लेकर पूरे पाकिस्तान के मौलाना थे, मैंने वहां भी एविडेंस के साथ बात की थी 2023 में कि भाई मेरे पास 2022 की रिपोर्ट है जो मैंने उनको दी कि इतने केसेस हुए हैं, और उसमें अक्सर केसेस नाबालिग बच्चों के हैं। उसमें उसी वक्त एक टंडोलायर की बच्ची थी जो अयूब जान सरंदी ने उनका मजहब तब्दील किया था, मैंने
रिकॉर्ड के तौर पे पेश की थी बच्ची के। देखेंगे 13 साल की बच्ची है, इसकी तस्वीर देखें, इन्होंने उसको 20 साल की बना दिया। लेकिन मेरी उस तकरीर का किसी ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैंने एविडेंस के साथ बात की थी। हम हर सालाना रिपोर्ट बनाते हैं, 23, 24, 25 की अभी रिपोर्ट है हमारे पास। जितने भी फोर्स कन्वर्जन के केसेस हुए या और जितने भी हिंदू कम्युनिटी इश्यूज हो रहे हैं, मर्डर हो, रेप हो, सारे जो है अभी जनवरी में उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सारे केसेस उनके गवर्नमेंट के आगे रखेंगे। तो आप जरा बता देंगे, जो आपके पास रिपोर्ट है उसके दादोशुमार के मुताबिक कितने वाकयात हो चुके हैं पिछले चंद सालों में? अगर पिछले जितने सालों का आपके पास डाटा, अगर 3-4 सालों का, तो बता सकेंगे? अगर आपसे 2025 की बात करूं तो इसमें 100 प्लस है। दिसंबर अभी तक रहा हुआ है, दिसंबर जैसे कंप्लीट हो रहा है 30 दिसंबर। हम जनवरी की तकरीबन 5 या 10 तारीख को ये आप सब लोगों के साथ, मीडिया के साथ सारी जो है डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन 100 प्लस केसेस नवंबर तक, जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक केसेस हो चुके, यानी कि पिछले साल से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात सामने फिर आती है, वो कहते हैं कि बहुत सारे केसेस में जो है वो जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मर्जी से जो है लड़के के साथ शादी करती हैं, तो वो तो एक लव मैरिज का मामला होता है। तो जो आप केसेस कह रहे हैं, तो क्या इन तमाम केसेस में वालिदैन ने FIR दर्ज करवाई है अपनी बच्चियों के अगवा की? देखें, बिल्कुल FIR दर्ज होती है, लेकिन अब ये कि केसेस कुछ लोग डर और खौफ से केसेस दर्ज नहीं करवाते। ये वो केसेस जो मीडिया पे आते हैं या हमारे पास पहुंच जाते हैं लोग, या हमारे जैसे और जो एक्टिव लोग हैं उनके पास केसेस पहुंचते हैं, तो फिर FIR दर्ज होती है। लेकिन पुलिस में बार बार कहता हूं, कुछ दिन पहले एक मेरी वीडियो आपने देखी होगी, मिरपुर खास पुलिस कचहरी में मैंने जो है DIG, SSP और जो सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए थे, उनको भी मैंने कहा था कि मिरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन में फोर्स कन्वर्जन के केसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। उमरपुर डिस्ट्रिक्ट 54% हम अक्सरियत में, पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ। 54% जो है माइनॉरिटीज है। तो अब ये जो बोलते हैं कि भाई ये जो है अपनी मर्जी से आती है और ये लव मैरिज है। अगर लव मैरिज है तो सिंध में एक कानून मौजूद है, सिंध चाइल्ड मैरिज रेसिडेंट एक्ट। आपको किसने हक दिया है कि एक 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की बच्ची का निकाह पढ़वाएं? जब हमारे पास कानून मौजूद है, बेफाम हमारे पास होता है कि भाई इस बेफाम में 16 साल, पूजा मेघवाल का केस आप देखें, मिरपुर खास का 13 साल उसकी एज है, बेफाम में मेडिकल होता है 16 साल एज। अब मुझे बताएं कि ये केस जो है वो अगर इसमें जा रहा है, फोर्स में शामिल हो रहा है, क्योंकि वो अंडर एज है। सही, ठीक है। और बहुत सारी बच्चियां, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड मेरे आप आज भी वाल पे देखें, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची रजिता को देख लें, अपनी एक कोट गुलामन की बच्ची थी, वो इंटर की पास बच्ची, उसकी 22 ईयर एज थी। जब वो बच्ची वापस आई है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरी पिक्चर्स बनाएगी, मेरी वीडियो बनाएगी। मीडिया के आगे उसने बात की कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, इस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया जबरदस्ती, मुझे पता ही नहीं है कि मुसलमान क्या होता है, मुझे मौलवी के आगे बैठा दिया, धमकी दी कि अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगी तो क्योंकि ये करंट सिचुएशन आप बता रहे हैं और काफ़ी ख़राब सिचुएशन है, आप क्या कहते हैं ये सरिंदी ग्रुप और ये मियाँ मिट्टू, इनका जो है इन्फ्लुएंस तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक लास्ट सवाल। देखें, ये गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं चाहती। सिंध गवर्नमेंट इस पे सिर्फ कानून साजी की है। मुझे बताएं, मेरी IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि सर आप सिर्फ सिंध चाइल्ड मैरिज रेसिडेंट एक्ट पे अमल करवाएं, अपनी पुलिस के, अपने SHO SSP को बताएं, कहीं भी अगर नाबालिग बच्ची का निकाह होता है तो फौरन उस पे जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट की कार्रवाई कराएं। उन्होंने लेटर निकाला हमारे पाकिस्तान बराबर इताअत के नाम, मेरे नाम पे, पूरी सिंध के हर DIG SSP को दिए गए लेटर, लेकिन आज तक पुलिस उस लेटर पे कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं। हमें FIR दर्ज करवाने के लिए SP ऑफिस के आगे धरना देना पड़ता है, तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा जी, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत तफसील से वो जो मामला था उस पर बात की, जो धमकियां आपको मिल रही हैं उसके हवाले से आपने बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दी हुई है, सिंध हुकूमत उस पर गौर करेगी और जो भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं उनकी हिफाजत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। देखते रहिए voicepk.net।